आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा का क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। अभिप्रेरणा की विभिन्न तकनीकों, पद्धतियों, तरीकों और विधियों को अपनाकर प्रबंधक चाहे तो कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार से अभिप्रेरित कर सकते हैं। पहला, इसमें धनात्मक पॉजिटिव मोटिवेशन। फिलिपो के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाभ या पारिश्रमिक का लोभ देकर कर्मचारियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य लेने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा में प्रशंसा, प्रोत्साहन, परस्पर विश्वास, इनाम, सहकारिता, स्पर्धा, सहभागिता, मान्यता प्रदान करना और विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं देना शामिल है। दूसरा है ऋणात्मक अभिप्रेरणा या नकारात्मक नेगेटिव। फिलिपो के अनुसार इसका उद्देश्य भी धनात्मक अभिप्रेरणा की भांति ही अन्य व्यक्तियों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, परंतु इसका आधार भयपूर्ण दबाव होता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा बुरी आदतों जैसे सुस्ती, निष्ठा का अभाव, समय की पालना में कोताही बरतने आदि में कमी लाने में सहायक होती है। आदतन जिद्दी स्वभाव वाले कर्मचारियों को भय, दंड, आलोचना, भर्त्सना, डांट फटकार, कारण बताओ नोटिस देने की धमकी, उनकी उपेक्षा, उनके साथ सख्त और कठोर व्यवहार, उनकी अवहेलना, उनसे सार्थक कार्य न लेना आदि ऋणात्मक अभिप्रेरणा के तौर तरीके हैं। किंतु इन सब का प्रयोग बहुत विवेकी और सोच समझ के ही करना चाहिए, अन्यथा आर लिकट के अनुसार लंबे समय में ऋणात्मक अभिप्रेरणाएं उत्पादकता को कम करती हैं। तीसरी है वित्तीय अभिप्रेरणाएं। वेतन, प्रीमियम, बोनस, लाभांश, ओवरटाइम आदि ऐसे वित्तीय साधन हैं जिनसे कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इन अभिप्रेरणाओं हेतु प्रबंधकों द्वारा सोच समझकर एक व्यवस्थित नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। भेदभाव पर आधारित वित्तीय अभिप्रेरणाएं विपरीत प्रभाव भी डाल सकती हैं। चौथा, अवित्तीय अभिप्रेरणाएं। वेतन आदि के अलावा भी कर्मचारी अपने स्वयं की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतों व आकांक्षाओं की संतुष्टि हेतु कार्य करता है। अतः प्रबंधकों द्वारा कुशल नेतृत्व प्रदान करने, सहभागिता का वातावरण पैदा करने, लक्ष्यों को स्पष्ट करने, कार्य परिवर्तन करने, कार्य संपन्नता, अधिकार प्रत्यायोजन, चुनौती आदि के माध्यम से अभिप्रेरणा के वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए। पांचवा है व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं, जैसे नौकरी की सुरक्षा, प्रशंसा पत्र, सम्मान, नगद इनाम, सुविधाएं, पदोन्नति और सामाजिक उत्सवों में व्यक्ति का सम्मान करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। छठा है सामूहिक अभिप्रेरणाएं। सामूहिक रूप से समस्त कर्मचारी वर्ग को अभिप्रेरित करना सामूहिक अभिप्रेरणा है। इसमें लाभांश, सहभागिता, बोनस आदि शामिल है। समूह भावना का विकास, औद्योगिक शांति का वातावरण तैयार करना आदि अधिक उत्पादकता में सहायक होते हैं। अभिप्रेरणा के क्षेत्र में अब्राहम एच मेल्सो और हर्जबर्ग जैसे विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम देखेंगे आगे इनका योगदान। अब्राहम एच मेस्ले ने सर्वप्रथम मानव की 5 आवश्यकताओं को उत्प्रेरणा का आधार बताया। ये कर्मचारी को अभिप्रेरित करती रहती हैं, जिससे वे कार्य निष्पादन में तत्परता पूर्वक कार्य करते हैं। मैस्लो की इस आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की विचारधारा को मैस्ले की आवश्यकता क्रम विचारधारा, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। ये आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकताएं। ये भौतिक आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। जब मानव की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तभी दूसरी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं और उभर कर सामने आती हैं। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति को कुछ भी और दिखाई नहीं देता है। अतः सर्वप्रथम कर्मचारी की ये ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए, तभी वह समूह भावना से प्रेरित होकर संगठन के अन्य कार्यों में रुचि लेगा। दूसरा है
सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। समाज में रहते प्रत्येक व्यक्ति को सतत भय, चिंता, खतरा और विलगाव के प्रति आतंकित रहना पड़ता है। इन चिंताओं और खतरों से सुरक्षा मिलने पर ही वह दूसरी बातों के बारे में सोच सकता है। अतः प्रबंधकों को सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित वातावरण तैयार करना चाहिए। इसके बाद ही कर्मचारी को अधिक उत्पादन और अधिक लाभ अर्जित करने हेतु अभिप्रेरित किया जा सकता है। तीसरी है सामाजिक आवश्यकताएं। शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी जरूरतें पूरी होने पर व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भागदौड़ करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज में आदर सम्मान प्राप्त करना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है, दूसरों से सहयोग की अपेक्षा रखता है तथा समूह में अपनी पहचान हेतु लालायित रहता है। ये सभी व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। इन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि न होने तक वह असहयोग करता है, रोड़े अटकाता है, बाधाएं डालकर आनाकानी का माहौल बनाता है। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि आवश्यक है। चौथा है अहम संबंधी आवश्यकताएं। अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए हाथ पांव मारता है। कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे आदेश देना, नेतृत्व करना, अपने ऊपर अंकुश न रखने देना, स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति आदि। इनमें से अधिकांश आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो पाती है। ऐसे में प्रबंधकों को कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अतः यहाँ प्रशासन को बहुत ही सावधानी से, संयम से और सोच समझकर कार्य लेना चाहिए। पांचवा है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता है। मेस्लो ने कहा है कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को पेंट करना चाहिए, एक कवि को कविताएं लिखनी चाहिए। यदि वह अंतोगत्वा प्रसन्न होना चाहता है, जो भी एक मानव बना सकता है उसे बनाना चाहिए। इन आवश्यकताओं को जन्म मनुष्य में छिपी योग्यताओं, कुशलताओं, सूझबूझ को उभारने के लिए जरूरी है। व्यक्ति अपने भीतर छिपी क्षमताओं को उभारने का प्रयास करता है और वह इसके लिए सतत प्रयत्न करता है। उपरोक्त में से प्रत्येक आवश्यकता तभी अभिप्रेरणा का आधार बन सकती है जब कर्मचारी को पूर्व की आवश्यकताओं की संतुष्टि का एहसास हो। अतः प्रबंधकों को सभी आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु कार्यशील योजना बनानी चाहिए।